सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी हिंदी की सेकंड वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई है, जिसमें हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो शब्दालंकार की बन चुकी थी और यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आइए हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, यूपीएसआई, बीपीएससी, झारखंड टेट, सीटेट 2026 जैसे सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अर्थालंकार का पहला टॉपिक लेते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ पर अर्थालंकार। देखिए, जब भी कविता में किसी वस्तु की अन्य वस्तु के साथ समान गुण प्रकृति के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी भी वस्तु की, वस्तु लिविंग नॉन लिविंग हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे, एक उदाहरण के साथ। इसमें पहले इसकी ट्रिक समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, देखिए जैसे उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सा, सी, से, सरिस, समान, सरीखा आदि का प्रयोग के समान के अर्थ होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो ऐसी पंक्तियाँ जो होती हैं उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है। देखिए जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, पहचान लेंगे आप लोग। ग्रीष्म जीवन तो है शीतल सी, ठीक है, सी आ रहा है इसमें, शीतल सी बयारे बेटियाँ, रात जीवन तो समझ ले चांद तारे बेटियाँ। इस अलंकार में आपको यानी कि जो पंक्तियां हैं इसमें बेटियों को ग्रीष्म में चलती शीतल बयार के समान बताया गया है। बयार समझते हैं, बयार का मतलब यहाँ पर है हवा। ठीक है, हवा। जिस प्रकार ग्रीष्म के दिनों में जब शीतल बयार चलती है तब वह क्या देती है, असीम सुख देकर ग्रीष्म की पीड़ा को हर लेती है, और वैसे ही दुख के पलों में बेटियों की निकटता दुख दूर कर अपार सुख देती है। आइए एक और यहाँ पर हम उदाहरण समझते हैं। पिछले उदाहरण में जो ग्रीष्म बयार है उसकी तुलना बेटियों से की गई थी। अब यहाँ पर है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि क्या, इसका अर्थ क्या होगा कि मन के डोलने की तुलना, किसकी तुलना किससे की है। जैसे मन है, मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है। किन के पत्तों से की गई है, पीपल के पत्तों से की गई है। ठीक है ना, तो किसी एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु के समान गुण प्रकृति आदि के आधार पर की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। ध्यान दीजिए इस बात पर। आइए अगला अलंकार हम अपना समझते हैं, और अगला हमारा यहाँ पर अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो आइए इसकी परिभाषा को पहले देखेंगे कि गुण की समानता दर्शाने के लिए जिस अलंकार में उपमेय और उपमान का अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। हम ये अलंकार पढ़ने के बाद इसी वीडियो में अलंकार से संबंधित एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जिससे हम अपने आप को चेक कर पाएँ। ठीक है, देखिए सरल शब्दों में अगर हम रूपक अलंकार के बारे में एक्सप्लेन करें तो इसमें ऐसा है कि रूपक अलंकार में समान गुणों के कारण दो भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे के समान दर्शाया जाता है। मतलब वस्तुएं अलग अलग होंगी, वस्तुएं जो होंगी वो कैसी होंगी, भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी, पर गुणों में उनको समान दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर गुणों में उनको क्या किया जाएगा, समान दर्शाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, यहाँ पर बोला गया चरण कमल बंदो हरि राय, लगे चरण रूपी कमल। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। क्या उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ चंद्रमा और खिलौना दो भिन्न वस्तुओं को एक समान दर्शाया गया है। प्राय चंद्रमा का प्रयोग उपमान के रूप में होता है, किंतु यहाँ चंद्रमा उपमेय तथा खिलौना उपमान के रूप में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का सुंदर आकार बालक कृष्ण को एक प्यारे खिलौने के समान लग रहा है, और वो अपने माँ से जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद मतलब वो चांद का खिलौना जो आसमान पर में दिखाई दे रहा है, वो वाला खिलौना मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हों और उनके गुण जो हों वो समान दर्शाए जाएं, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। आइए हम अपने अगली
अलंकार की तरफ चलते हैं। अगला अलंकार हमारा यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान, यहाँ अपमान हो गया है, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं कि किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो ध्यान दो, जहाँ पर आपको ज्यों, जनु, जानो, मनहु, मानो, मानो ऐसे शब्द दिखाई दें पंक्तियों में, आप समझ जाओ कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार छिपा हुआ है। जैसे उदाहरण आपको यहाँ दिया हुआ है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है ना। मानो क्या आ रहा है यहाँ पर, मानो, यहाँ पर इन्होंने मानव कर दिया है। ठीक है। मानो, मानो आ रहा है, तो जब मानो आ रहा है तो समझ जाइए इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर और उनके पीले वस्त्र उपमेय हैं, जिनमें क्रम से नीलमणि पर्वत और प्रभात कालीन सूर्य की सुनहरी धूप जैसे उपमान की कल्पना की गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है। सॉरी, कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना। बड़ी ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अब ऐसे एक उदाहरण है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो। अब यहाँ पर ऊषा काल का वर्ण है। ठीक है। हल्के अंधकार के साथ श्यामल क्षितिज पर सूर्योदय से पूर्व की हल्की लालिमा का दिखाई देना, ये दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक उपमा क्या अलंकार होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन बताया क्या यहाँ पर जा रहा है, जैसे बहुत काली सिल जरा, जरा शब्द आ रहा है ना, जरा। ठीक है। जैसे पंक्ति में ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, समझ जाओ उस पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है ना। चलिए आगे अलंकार पर बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर काव्यों में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा। जैसे काव्य में जब कवि किसी विषय का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर पता है क्या बताया जा रहा है, ध्यान, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हनुमान की पूँछ में पूरी तरह आग लगने से पहले ही ये दर्शाया गया है कि सारी लंका जल गई और निशाचर क्या हो गए, भाग गए। यहाँ कार्य से पूर्व ही परिमाण को दर्शाया गया है। ठीक है ना। कार्य से पूर्व ही परिमाण को दर्शाया गया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है। ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ और उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, है ना। तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें भी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसके कुछ उदाहरण आपको बता दें। जैसे एक उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है। इस तरीके से जो आपको अलंकार मिलेंगे वो कौन से होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब इन सारे अलंकारों में बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। ठीक है। बात को क्या बोला गया है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। आइए अब हम यहाँ पर अपना अंतिम अलंकार देखते हैं, जो कि यहाँ पर है हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है ना। इसमें क्या है, सागर के पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। मानवीय अलंकार जो होता है वो काव्य में निर्जीव जड़ वस्तुओं या प्रकृति को मानवीय चेष्टाएं करते दर्शाना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। अब जैसे उदाहरण है कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि समुद्र की लहरों को नृत्यांगनाओं के समान नाचते और गाते हुए दिखाया है। नाचना गाना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार
है, यानी कि वो समुद्र की लहरें हैं, उनको ये बताया गया है कि वो नृत्यांगनाओं की तरह नाच रही हैं। ऐसे ही मानवीकरण में उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, यानी कि बादलों को ये बताया जा रहा है कि बादल बहुत सज संवर के आए हैं, जैसे इंसान आते हैं, मानव आते हैं। ठीक है। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। ठीक है। इस तरीके से सारे अलंकार जो आपके होंगे कैसे होंगे, मानवीय करण अलंकार होंगे। और मानवीय अलंकारों में काव्य में निर्जीव जड़ वस्तुओं को प्रकृति की मानवीय चेष्टाओं से दर्शाया जाता है। आइए हम अपने कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं अलंकारों से संबंधित। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अलंकार जो होगा वो कौन सा होगा, उपमा। क्यों? क्योंकि यहाँ हरि के चरणों, यानी कि हरि, यहाँ पर हरि के चरणों, यानी कि चरण क्या है यहाँ पर, उपमेय हैं। ठीक है। चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से। कमल क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान, उपमान से की गई है। ठीक है। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसमें यहाँ पर क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि यहाँ चंद्रमा और खिलौने में अत्यधिक समानता के कारण दोनों को क्या बताया गया है, एक समान मान लिया गया है। यानी कि यहाँ पर अभेद का आरोप हो रहा है, अभेद का आरोप हो रहा है और चंद्रमा और खिलौना को एक समान बताया गया है। जब ऐसा होता है यानी कि दोनों के रूप को एक समान बताया गया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अंबर पर पनघट का, तारा पर घट का और ऊषा पर नागरी का अभेद आरोप है। ध्यान रखना, मतलब अंबर को पनघट बता दिया गया है। ठीक है। तारा को घट बता दिया गया है और ऊषा को नागरी बता दिया गया है। यानी कि दो रूपों को समान बता दिया गया है, यानी अभेद का आरोप बता दिया गया है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर में कौन सा अलंकार है? अभी मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि यहाँ पर सागर की लहरों को किसके समान बताया गया है, नृत्यांगनाओं के समान बताया गया है। तो जब निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जाए तो वहाँ कैसा हो जाता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। कैसा अलंकार हो जाता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। सागर और लहरों जैसे निर्जीव प्रकृति पर मानव की तरह नाचने की क्रिया का आरोप किया गया है इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने में कौन सा अलंकार है? देखिए जनु, यहाँ पर जनु शब्द प्रकट हो रहा है ना, और पंक्ति में कौन क्या प्रकट हो रहा है, कल्पना प्रकट हो रही है। जनु शब्द का प्रयोग करके संभावना की कल्पना प्रकट की गई है। तो जब जनु शब्द यहाँ पर आ गया, हिंट हमें ये मिल गई, तो यह अलंकार कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है। क्या टॉपिक है आज का हमारा यहाँ पर, अर्थालंकार। ठीक है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो अर्थ के समान से चमत्कार उत्पन्न करते हैं अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रभात नभ था बहुत नीला शंख जैसे में कौन सा अलंकार
है। देखिए यहाँ बात हुई है सुबह के आकाश की तुलना शंख जैसे वाचक शब्द से कर दी गई है। आकाश की तुलना, सुबह के आकाश की तुलना शंख जैसे शब्द से कर दी गई है। अब यहाँ पर जब तुलना कर दी गई है तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अलंकार की नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हम शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के मिक्स टॉपिक पर एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और आपको 50+ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और आप इन दोनों वीडियो को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके अलंकार के डाउट्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी हिंदी की सेकंड वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई है, जिसमें हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे, और इससे पहले की वीडियो शब्द अलंकार की बन चुकी थी और यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आइए हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी एसएससी, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, यूपीएसआई, बीपीएससी, झारखंड टेट, सीटेट 2026 जैसे सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अर्थ अलंकार का पहला टॉपिक लेते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ पर अर्थ अलंकार। देखिए, जब भी कविता में किसी वस्तु की अन्य वस्तु के साथ समान गुण, प्रकृति के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी भी वस्तु की, वस्तु लिविंग नॉन लिविंग हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे, एक उदाहरण के साथ। इसमें पहले इसकी ट्रिक समझते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। देखिए, जैसे उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सा, सी, से, सरिस, समान, सरीखा आदि का प्रयोग के समान के अर्थ होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ऐसी पंक्तियाँ जो होती हैं उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें उपमा अलंकार है। देखिए, जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर, पहचान लेंगे आप लोग। ग्रीष्म जीवन तो है शीतल सी, ठीक है, सी आ रहा है इसमें, शीतल सी बयारे बेटियां, रात जीवन तो समझ ले चांद तारे बेटियां। इस अलंकार में आपको यानी कि जो पंक्तियां हैं इसमें बेटियों को ग्रीष्म में चलती शीतल बयार के समान बताया गया है। बयार समझते हैं, बयार का मतलब यहाँ पर है हवा, ठीक है, हवा। जिस प्रकार ग्रीष्म के दिनों में जब शीतल बयार चलती है तब वह क्या देती है? असीम सुख देकर ग्रीष्म की पीड़ा को हर लेती है, और वैसे ही दुख के पलों में बेटियों की निकटता दुख दूर कर अपार सुख देती है। आइए एक और यहाँ पर हम उदाहरण समझते हैं। पिछले उदाहरण में जो ग्रीष्म बयार है उसकी तुलना बेटियों से की गई थी। अब यहाँ पर है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि क्या, इसका अर्थ क्या होगा कि मन के डोलने की तुलना, किसकी तुलना किससे की है? जैसे मन है, मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है। किनके पत्तों से की गई है? पीपल के पत्तों से की गई है, ठीक है ना। तो किसी एक वस्तु की तुलना अन्य वस्तु के समान गुण, प्रकृति आदि के आधार पर की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ध्यान दीजिए इस बात पर। आइए अगला अलंकार हम अपना समझते हैं, और अगला हमारा यहाँ पर अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। तो आइए इसकी परिभाषा को पहले देखेंगे कि गुण की समानता दर्शाने के लिए जिस अलंकार में उपमेय और उपमान का अभिन्न रूप से जोड़ दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। हम ये अलंकार पढ़ने के बाद इसी वीडियो में अलंकार से संबंधित एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जिससे हम अपने आप को चेक कर पाएँ, ठीक है। देखिए, सरल शब्दों में अगर हम रूपक अलंकार के बारे में एक्सप्लेन करें तो इसमें ऐसा है कि रूपक अलंकार में समान गुणों के कारण दो भिन्न वस्तुओं को एक दूसरे के समान दर्शाया जाता है। मतलब वस्तुएं अलग अलग होंगी, वस्तुएं जो होंगी वो कैसी होंगी? भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी, पर गुणों में उनको समान दर्शाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गुणों में उनको क्या किया जाएगा? समान दर्शाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक है। यहाँ पर बोला गया चरण कमल बंदो हरि राय, लगे चरण रूपी कमल। ऐसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊँ, जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। क्या उदाहरण है? मैया मैं तो चंद
खिलौना ले हो, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ चंद्रमा और खिलौना दो भिन्न वस्तुओं को एक समान दर्शाया गया है। प्राय चंद्रमा का प्रयोग उपमान के रूप में होता है, किंतु यहाँ चंद्रमा उपमेय तथा खिलौना उपमान के रूप में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का सुंदर आकार बालक कृष्ण को एक प्यारे खिलौने के समान लग रहा है और वो अपने माँ से जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो। चंद मतलब वो चांद का खिलौना जो आसमान पर हमें दिखाई दे रहा है, वो वाला खिलौना मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब वस्तुएं भिन्न भिन्न हों और उनके गुण जो हों वो समान दर्शाए जाएं, तो वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। आइए हम अपने अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। अगला अलंकार हमारा यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान, यहाँ अपमान हो गया है, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं कि किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो ध्यान दो, जहाँ पर आपको ज्यों, जनु, जानो, मनहु, मानो, मानो ऐसे शब्द दिखाई दें पंक्तियों में, आप समझ जाओ कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार छिपा हुआ है। जैसे उदाहरण आपको यहाँ दिया हुआ है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक है ना, मानो क्या आ रहा है यहाँ पर, मानो, यहाँ पर उन्होंने मानव कर दिया है। ठीक है, मानो, मानो आ रहा है, तो जब मानो आ रहा है तो समझ जाइए इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है, यहाँ भगवान कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर और उनके पीले वस्त्र उपमेय हैं, जिनमें क्रम से नीलमणि पर्वत और प्रभात कालीन सूर्य की सुनहरी धूप जैसे उपमान की कल्पना की गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है आपका, उपमा अलंकार है, सॉरी कौन सा अलंकार है यहाँ पर आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है ना, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अब ऐसे एक उदाहरण है कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो। अब यहाँ पर ऊषा काल का वर्ण है। ठीक है, हल्के अंधकार के साथ श्यामल क्षितिज पर सूर्योदय से पूर्व की हल्की लालिमा का दिखाई देना, ये दृश्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे में भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक उपमा क्या अलंकार होगा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लेकिन बताया क्या यहाँ पर जा रहा है, जैसे बहुत काली सिल जरा, जरा शब्द आ रहा है ना, जरा। ठीक है, जैसे पंक्ति में ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, समझ जाओ उस पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है ना, चलिए आगे अलंकार पर बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर काव्यों में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा। जैसे काव्य में जब कभी किसी विषय का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर पता है क्या बताया जा रहा है, ध्यान, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हनुमान की पूँछ में पूरी तरह आग लगने से पहले ही ये दर्शाया गया है कि सारी लंका जल गई और निशाचर क्या हो गए, भाग गए। यहाँ कार्य से पूर्व ही परिमाण को दर्शाया गया है। ठीक है ना, कार्य से पूर्व ही परिमाण को दर्शाया गया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ और उदाहरण है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, है ना, तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें भी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसके कुछ उदाहरण आपको बता दें। जैसे एक उदाहरण है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। ठीक है, इस तरीके से जो आपको अलंकार मिलेंगे वो कौन से होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब इन सारे अलंकारों में बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। ठीक है, बात को क्या बोला गया है, बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है। आइए अब हम यहाँ पर अपना अंतिम अलंकार देखते हैं, जो कि यहाँ पर है हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है, सागर के पर नाच नाच करती हैं लहरों,
लहरें, मधुर गान। मानवीय अलंकार जो होता है वो काव्य में निर्जीव जड़ वस्तुओं या प्रकृति को मानवीय चेष्टाएं करते दर्शाना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। अब जैसे उदाहरण है कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि समुद्र की लहरों को नृत्यांगनाओं के समान नाचते और गाते हुए दिखाया है। नाचना गाना मानवीय चेष्टाएं हैं, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यानी कि जो समुद्र की लहरें हैं उनको ये बताया गया है कि वो नृत्यांगनाओं की तरह नाच रही हैं। ऐसे ही मानवीकरण में उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। यानी कि बादलों को ये बताया जा रहा है कि बादल बहुत सज संवर के आए हैं, जैसे इंसान आते हैं, मानव आते हैं। ठीक है। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर। ठीक है। इस तरीके से सारे अलंकार जो आपके होंगे कैसे होंगे, मानवीयकरण अलंकार होंगे। और मानवीयकरण अलंकारों में काव्य में निर्जीव जड़ वस्तुओं को प्रकृति की मानवीय चेष्टाओं से दर्शाया जाता है। आइए हम अपने कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं अलंकारों से संबंधित। देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका अलंकार जो होगा वो कौन सा होगा, उपमा। क्यों? क्योंकि यहाँ हरि के चरणों, यानी कि हरि, यहाँ पर हरि के चरणों, यानी कि चरण क्या है यहाँ पर, उपमेय हैं। ठीक है। चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से। कमल क्या हो जाएगा यहाँ पर, उपमान से की गई है। ठीक है। तो जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ अलंकार कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में कौन सा अलंकार है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। इसमें यहाँ पर क्या बात हो रही है, बात हो रही है कि यहाँ चंद्रमा और खिलौने में अत्यधिक समानता के कारण दोनों को क्या बताया गया है, एक समान मान लिया गया है। यानी कि यहाँ पर अभेद का आरोप हो रहा है, अभेद का आरोप हो रहा है और चंद्रमा और खिलौना को एक समान बताया गया है। जब ऐसा होता है यानी कि दोनों के रूप को एक समान बताया गया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिए यहाँ अंबर पर पनघट का, तारा पर घट का और ऊषा पर नागरी का अभेद आरोप है। ध्यान रखना, मतलब अंबर को पनघट बता दिया गया है। ठीक है। तारा को घट बता दिया गया है और ऊषा को नागरी बता दिया गया है। यानी कि दो रूपों को समान बता दिया गया है, यानी अभेद का आरोप बता दिया गया है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर, रूपक अलंकार होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर में कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको इसको पढ़ाया था कि यहाँ पर सागर की लहरों को किसके समान बताया गया है, नृत्यांगनाओं के समान बताया गया है। तो जब निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु से की जाए तो वहाँ कैसा हो जाता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। कैसा अलंकार हो जाता है, मानवीयकरण अलंकार हो जाता है। सागर और लहरों जैसे निर्जीव प्रकृति पर मानव की तरह नाचने की क्रिया का आरोप किया गया है इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने में कौन सा अलंकार है। देखिए जनु, यहाँ पर जनु शब्द प्रकट हो रहा है ना। और पंक्ति में क्या प्रकट हो रहा है, कल्पना प्रकट हो रही है। जनु शब्द का प्रयोग करके संभावना
को कल्पना संभावना की कल्पना प्रकट की गई है। तो जब जनु शब्द यहाँ पर आ गया, हिंट हमें ये मिल गई, तो यहाँ अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, क्या टॉपिक है आज का हमारा यहाँ पर? अर्थालंकार। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वे तत्व जो अर्थ के समान से चमत्कार उत्पन्न करते हैं अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रभात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे में कौन सा अलंकार है? देखिए, बात हुई है सुबह के आकाश की तुलना शंख जैसे वाचक शब्द से कर दी गई है। आकाश की तुलना, सुबह के आकाश की तुलना शंख जैसे शब्द से कर दी गई है। अब यहाँ पर जब तुलना कर दी गई है तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, अलंकार की नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हम शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार के मिक्स टॉपिक पर एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और आपको 50+ क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपकी परीक्षाओं के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और आप इन दोनों वीडियो को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके अलंकार के डाउट्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।